हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए भाई, केमिकल काइनेटिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग थोड़ा सा बेसिक कर चुके थे, डेफिनेशन कर चुके थे और उसके रेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, रेट जो मैंने बताया था, रेट की जब हमने बात की थी तो रेट हमने दो टाइप का पढ़ा था। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। एवरेज रेट बताया था भाई, एवरेज रेट झूठ होता है, कोई यूज का नहीं होता, नो यूज। एवरेज रेट का कोई यूज क्यों नहीं होता वो भी बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा अभी क्यों नहीं होता। इंस्टेंटेनियस रेट ये हमारे यूज का होता है। इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने करा था कि रिएक्टेंट की टर्म में अगर हम देखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में dt आता था। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म में देखें तो ये होता था। इसके लिए कहा था हमने कि जनरली हम लोग ग्राफिकली निकालते हैं, इधर हम लोग कंसंट्रेशन यूज करते हैं और इधर हम लोग टाइम यूज करते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन के साथ उसका चेंज आता था, तो जिस भी पॉइंट पे हमें रेट निकालना होता था वहां स्लोप डालते थे और उसका हमें रेट पता लग जाता था। मैथमेटिकली बताया था कि मैथमेटिकली अगर निकालना है तो डेल्टा टी जब हमारा जीरो को अप्रोच कर जाएगा तो यही चीजें माइनस डी आर बाई डी टी या फिर डीपी बाई डी टी हो जाती है। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। देखिए भाई, एक तो ये देखो कि भाई एवरेज रेट क्यों हमारे यूज का नहीं और इंस्टेंटेनियस रेट क्यों यूज का हमारे, क्या यूज है, यानी कि प्रेफरेंस ऑफ एवरेज रेट ओवर इंस्टेंटेनियस रेट। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई प्रेफरेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ओवर एवरेज रेट, वाई इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट, तो क्या क्या आंसर होगा इसका? आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए, किसी भी रिएक्शन के रेट की अगर बात करेंगे तो उसका रिएक्शन का रेट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है। रिएक्शन का रेट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? देखो, अभी अभी आपने पढ़ा था कि भाई जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। और जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही है तो उसका टाइम तो चेंज हुआ है, कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ही होगी, और अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसका रेट चेंज हो रहा है। और एवरेज का मतलब तो ये हुआ कि हमारे रिएक्शन का रेट थ्रू आउट द रिएक्शन यही था, तो इसका मतलब वो तो झूठ हो गया। इसलिए एवरेज रेट होता है वो प्रेफर्ड नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट है वो प्रेफर्ड होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकलता है और वो एग्जैक्ट निकलता है, हमारे पास करेक्ट निकलता है। फिर दूसरा ये होता है कि भाई dt जो होता है इतना स्मॉल चेंज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है देख पाना टाइम में, तो उसके लिए फिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास आगे चल के एक लॉ आएगी, रेट लॉ इक्वेशन, और उस रेट लॉ इक्वेशन का यूज करके हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, रेट जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली या फिर हम कहूँ एक्सपेरिमेंटली निकलता है। किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकलता है। रेट लॉ इक्वेशन जो है वो भी एक्सपेरिमेंटली काम करेगी। चलिए, ये हो गया एक। तो उसके बाद आगे बात करते हैं भाई, चलिए उसके बाद देखो, एक एक्सटेंट की बात आई थी भाई, हमने बीच में एक्सटेंट पढ़ा था एक, कि भाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और वो थर्मोडायनेमिक्स जब हमने बताया था कि काइनेटिक्स जो है, केमिकल काइनेटिक्स, वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी रिलेट करती है। उस टाइम मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा वो आपको थर्मोडायनेमिक्स बताता। देखिए, उस एक्सटेंट की अगर मैथमेटिकली बात करें, किसी रिएक्शन का एक्सटेंट मैथमेटिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो ये कह दिया कि लेस देन 1 होगा तो उसका एक्सटेंट कम होगा, ग्रेटर देन 10⁻³ होता है तो एक्सटेंट उसका ज्यादा होगा कितना? क्योंकि एक्सटेंट को अगर डिफाइन करो आप, तो एक्सटेंट में आपने कहा था कि रिएक्टेंट का कितना परसेंट हिस्सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उससे आप रिएक्शन का एक्सटेंट मेजर करते हो। तो एक बार देखो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे एक्सटेंट को। एक्सटेंट, सबसे पहले आप इसको इस सिंबल से नोट करते हैं। होता क्या है भाई एक्सटेंट? देखिए, आप किसी कोई एक जनरल इक्वेशन हमने ले ली, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक चीज और देखो भाई, एक चीज और देखो रे, अगर मैं कहूं कि भाई इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो तुम सब क्या कहोगे? देखो देखो ध्यान से सुन,
तुम कहोगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट -1 है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट -3 है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो कैसा रहेगा? देखिए यही हम लोग गलती करते हैं। हम लोग स्टोइचियोकेमिकल ये जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं भाई वो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए तो देखो रे सुनो, इसीलिए जब मैंने कहा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की अगर बात करें तो हमने कहा था कि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और माइनस का साइन, और जब कहा था कि इसकी टर्म में आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करोगे या रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो 1 में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू में ये रेट आएगा, और फिर इसमें मैंने कहा था कि ये जो रिएक्शन का रेट है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो रिएक्टेंट के आगे एक साइन और रिएक्टेंट के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो भी माइनस में रहेगा, तो 1 में और इधर जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में रहेगी, और ये dr/dt माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट की टर्म में देखोगे तो प्रोडक्ट के लिए तो ये होता ही dp/dt, ये भी पॉजिटिव में रहेगा, ये dp/dt भी पॉजिटिव में रहेगा उसके लिए तो, और उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव में रहेगा। तो उसके लिए भी जो रेट होता है प्रोडक्ट की टर्म्स में भी अगर आप रेट देखोगे रिएक्शन का तो वो पॉजिटिव आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। अब देखो एक्सटेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटेंट होता है उसको आप कैसे निकालेंगे? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन देखिए रिएक्टेंट की टर्म में निकाल दो चाहे प्रोडक्ट की टर्म में। एक तो कभी भी इसके लिए कुछ बातें, नेवर बी नेगेटिव, एक तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और दूसरी बात चाहे आप रिएक्टेंट की टर्म में निकालो चाहे आप प्रोडक्ट की टर्म में निकालो, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, सेम वैल्यू इधर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी टर्म में आप लोग निकालोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। होता क्या है देखिए, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की किसी भी टर्म में बात करें, उसके बचे हुए नंबर ऑफ मोल्स माइनस उसके, या मतलब मैं कहूं उसके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल, ध्यान रहे मैं कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं भाई, उसके इनिशियल फाइनल नंबर ऑफ मोल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये आप चाहे रिएक्टेंट की टर्म में बात करो चाहे आप प्रोडक्ट की टर्म में बात करो, दिस विल बी द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। आइए निकालते हैं एक बार, चलिए मान के चलते हैं इस रिएक्शन के लिए, अगर इसी रिएक्शन की हम लोग बात करें, इस रिएक्शन के लिए इनिशियली मैं मान के चलता हूं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसके हमारे पास 10 मोल प्रेजेंट थे, इसके 20 मोल प्रेजेंट थे। जब टाइम 0 रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। किसी भी टाइम t पे सपोज इसके 5 मोल रिएक्ट कर जाते हैं तो इसके 5 बचेंगे आफ्टर टाइम t, यानी कि ये हमारे पास ni है और ये nf है, ये फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके 5 बचेंगे। रिएक्ट कितने किए हैं? 5। अच्छा, इसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, इसका मतलब अगर ये 5 रिएक्ट किए हैं या 5 रिएक्ट किए तो वो 15 रिएक्ट किए होंगे, तो बचेंगे दिया एक और 4 ले लोगे, कुछ भी ले लो, लेकिन वो एक जैसे नहीं आए, मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ। सपोज हमने 4 ले लिए तो बचे कितने? उसके 6 बचे। इसके 4 रिएक्ट किए तो उसके कितने रिएक्ट किए होंगे? 4 3 12, तो 8 मोल बचे कितने होंगे? 12 रिएक्ट करके तो 8 मोल, ये फाइनल मोल बचे हुए हैं। अच्छा, उसके कितने बनेंगे? देखो इसका 2 टाइम्स अमोनिया बनती है तो इसके रिएक्ट कितने हुए हैं? 6 मोल रिएक्ट हुए हैं। एक मिनट भाई, 6 उधर 18 तो 2 मोल बचेंगे, क्योंकि 6 रिएक्ट करके तो 4 बचे और उधर 6 3 18 तो वो 2 बचेंगे। अच्छा, उधर कितने बनेंगे भाई? 12 मोल, क्योंकि नाइट्रोजन का हमेशा 2 टाइम्स है, वो 12 मोल बनेंगे। तो देखिए एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। आइए देखते हैं, पहले इसके लिए निकालो। इसके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स 4 माइनस इनिशियल कितने हैं? 10 अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट -1। इसके लिए बात करें तो इसके रिमेनिंग 2 हैं और इनिशियल इसके 20 थे अपॉन में -3, और इसके लिए हो जाएगा भी 12 माइनस 0 अपॉन में 2। अब देखो इसके लिए कितना आएगा? ये -6 बाई -1 6 आ गया, इसके लिए -18 बाई -3
ये भी 6 आ जाएगा, और इसके लिए 12/2 ये भी 6 आ जाएगा। एक तो ये देख लीजिए भी, कभी भी नेगेटिव नहीं आता, नेवर भी नेगेटिव। दूसरा, सेम वैल्यू इधर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे आप रिएक्टेंट की टर्म में बात करो चाहे प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करो, वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब देखिए परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैं बात करूं तो ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई है, इस चीज का हम कैसे हिसाब लगाएंगे। देखिए अगर इनिशियल है जो हमारे रिएक्ट कितने हैं, बचे हुए कितने हैं 4, तो और रिएक्ट कितने हैं टोटल में से, सॉरी भाई रिएक्ट किए हैं बचे हुए 4 अपॉन में टोटल थे 10 इंटू में 100, 40%। इट मीन्स अगर ये रिएक्शन बात करें तो कितने, इसका एक्सटेंट कितने परसेंट है, तो 40% एक्सटेंट होगा भी। और सपोज करो अगर इसके 10 के 10 मोल यहाँ से रिएक्ट कर जाते तो रिएक्ट कितने किए हैं 10, एक मिनट भी सॉरी, हमने लेना है रिएक्ट कितने हुए, सॉरी, तो 6 मोल उसके रिएक्ट हुए हैं, तो 60% रिएक्शन का एक्सटेंट जो है वो 60% रहेगा। अच्छा इसमें बात करें तो अगर मान लो उसके टोटल 10 मोल है तो 10 के 10 रिएक्ट कर जाते, तो 10 रिएक्ट करके टोटल भी 10 थे इंटू में 100, रिएक्शन का एक्सटेंट कितना हो जाता 100% एक्सटेंट। तो ये हो जाता हमारे पास किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट कैसे निकालते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है छोटा सा हमारे पास, चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। अब एक इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाता है इस तरह का, और इधर आपको कंसंट्रेशन दे दी, इधर टाइम दे दिया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह के लिए, यानी इस तरह से, ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी सपोज A0 है, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद तो हम लोग कहते हैं वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर ये इक्वेशन, ये रिएक्शन आपके पास इस तरह से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A at point of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंसंट्रेशन क्या होगी भैया की, देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, इसकी कितनी है 0, और एट टाइम t इज इक्वल टू t सपोज A0 माइनस A0 इंटू में x, इतनी कम होगी इसकी NA0, क्योंकि देखिए इसके एक से इसके n बनते हैं, तो इसके A0x से कितने बनेंगे इसके NA0x, यहां से A0 1 माइनस x हो जाएगा, और ये NA0 इंटू में x एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है वो A0 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन। A0 यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की कंसंट इक्विलिब्रियम, इसके बाद देखो इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर कंसंट्रेशन देखी जाए तो वो तो बराबर है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएंगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकालनी क्या हमें, इसकी बची हुई कंसंट्रेशन, यानी कि A0 में से A0 माइनस एक्स जो घटेगी वो निकालनी हमें, उसके लिए x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स n इंटू में x, यहाँ से x को इधर ले आएंगे, 1 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू n, पलट देंगे इसको, या सॉरी पलटो मत, एक बार इसको अलग अलग कर देंगे, उसके नीचे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू n, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू n प्लस में 1, तो यहाँ से जब x निकालेंगे तो 1 बाई
n प्लस में 1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, इसकी जो बची हुई कंसंट्रेशन है ए नोट माइनस ए नोट इंटू में 1/n प्लस में 1। अब ये हमारे पास गिवन होगा, जितना भी जो भी कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू यहाँ रख देंगे, उसके बाद जो हमारे पास है उसकी बची हुई कंसंट्रेशन आ जाएगी। चलिए भाई, ये तो एक जनरल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था। चलिए केमिकल काइनेटिक्स में आगे बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये आपको पता लग गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है उसमें दो निकाले जाते हैं, एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज हमारे किसी काम का नहीं होता, जहां भी हम लोग निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, कभी नेगेटिव नहीं होता। वो आपने देख ही लिया क्यों, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होते हैं, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होते हैं। चलिए अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, या इसको सेकंड नंबर पे लिख लो सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। चौथा फैक्टर है लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। पांचवा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और छठा फैक्टर जो है टेम्परेचर। ये जो दो फैक्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सवाल इन्हीं पे आता है। 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में जो केमिकल काइनेटिक्स पे सवाल आता है वो मेजरली इसी पोर्शन से आएगा, या तो आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये पूरा पार्ट है, पूरा लंबा टॉपिक चलेगा, या फिर टेम्परेचर से आता है। चलिए पहले फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। बारी बारी एक बार पढ़ेंगे सबको, ये ज़्यादा से बड़े नहीं है इसलिए इनको पहले देख लेते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, देखिए किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। एक जनरल सी इक्वेशन में लेके चलता हूं, सपोज ये रिएक्शन हमारे पास 2NO2 बैलेंस करेंगे तो हाँ ठीक है बैलेंस है। अब देखो भाई इस रिएक्शन में, एक तो इस रिएक्शन को मैं कंपेयर करता हूं और एक दूसरी रिएक्शन लेके चलता हूं। सपोज H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। देखिए इसमें आपके रिएक्टेंट्स हैं वो अलग हैं, इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो अलग हैं। किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। देखिए जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, बात तो आप जानते ही, जब केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो जो मेजर चेंज आता है वो क्या होता है भाई, रिएक्टेंट में ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड जो होते हैं उनको हम ओल्ड बॉन्ड कहेंगे, वो ब्रेक्स हो जाते हैं और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। और बीच की जो स्टेज होती है आपकी रिएक्टेंट से, इनके पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनने के बीच में जो स्टेज आती है उसको आप इंटरमीडिएट बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये डिफरेंस क्या है ये भी मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे आप और यहां भी बताऊंगा कि इंटरमीडिएट, ये मेजरली तो ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे लेकिन मैं बताऊंगा इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ये हाइपोथेटिकल होती है, एक तो छोटा सा पॉइंट तो ये देख लीजिए आप, ये हाइपोथेटिकल होते हैं और ये कैन बी आइसोलेट। इनको आप आइसोलेट कर सकते हो, इसको ये आइसोलेट नहीं की जा सकती तो एक हाइपोथेटिकल स्टेज होती है। चलिए कहने का मतलब है जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। यहां अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। और आप जानते हो इसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ अलग ही होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग होगी। सिमिलरली यहां अगर देखें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कुछ और होगी और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कुछ और होगी। यहाँ जो नए बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ बॉन्ड एनर्जी कुछ और होगी और यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा
उसकी बॉन्ड एनर्जी कुछ अलग होगी। तो देखिए भाई, क्योंकि बॉन्ड अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ के बॉन्ड है, इसीलिए इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन दोनों रिएक्शन का वो अलग अलग होगा। तो ये तो फैक्टर हमारे पास हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे क्या इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, सिंपली हम ये लिख देंगे एज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस involves bonds of different strengths, hence they have different rate of reaction। इसलिए उनके रेट ऑफ रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अलग अलग टाइप के उनमें फॉर्म होते हैं। चलिए भी, बहुत बढ़िया, पहला फैक्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। अगले फैक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आई थिंक सरफेस एरिया लिखा था हम, बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल इजी सा है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिख लो। चलिए भाई, एक केमिकल रिएक्शन की बजाय इसको मैं पहले आपको एक फिजिकल प्रोसेस से एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए, आपने एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ले लिया, या फिर आपने इस लकड़ी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और यू पुट देम ऑन फायर, आग लगा दी आपने यहां भी और यहां भी। तो यहां जो बर्निंग होगी, यहां जो ये जलेगी और इसमें जो कंबशन होगी, दोनों बर्निंग होगी, दोनों में डिफरेंस होगा। ये जो होती है ये फास्ट होगी, ज्यादा अच्छे से जलेगी, ये जो होगी वो स्लो होगी भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो सरफेस एरिया बढ़ गया, टोटल ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो हाई हो गया, और उसी हाई होने से जो रिएक्शन का रेट है या जो प्रोसेस का रेट है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो सिंपली हम लिखेंगे कि लार्जर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस कर देता, बढ़ा देता है। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स भी हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कैटलिस्ट। चलिए, कैटलिस्ट देखिए, वैसे तो अगर हम देखें तो कैटलिस्ट सिंपली हम क्या लिखते हैं कि जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक बात और समझ लीजिए भाई, कैटलिस्ट एक ही टाइप का नहीं होता। कैटलिस्ट भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट रहता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। वो बात अलग है कि कैटलिस्ट का नाम आते ही हमारे दिमाग में हमेशा इसके, या जो बात होती है जो पढ़ते हैं हम लोग हमेशा इसके लिए पढ़ते। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, वो तो हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं उनको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। लेकिन इस नाम को, कैटलिस्ट को, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय इसको एक नया नाम दे देते हैं और वो होता है पॉइजन। एक्चुअली में जो आपके पॉइजन्स होते हैं वो नेगेटिव कैटलिस्ट ही होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए जब भी कैटलिस्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात होती है कि वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए कैटलिस्ट हम सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे होगा, कैसे भी, वो आगे चल के एक टॉपिक आएगा हमारा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि एक्टिवेशन एनर्जी नाम की एक एनर्जी होती है, वो बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर होता है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो उनको एक एनर्जी का बैरियर होता है, वो क्रॉस करना पड़ता है, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं।
ये उस एक्टिवेशन, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मान लो किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाई है तो उसका रेट स्लो है, ये उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी का एक अल्टरनेट पाथ, देखो एक चीज और ध्यान रखना, उस बैरियर को कम नहीं करता है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करवा देता है और इस तरह से रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो सिंपली आप लिखेंगे इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग द alternate path of low activation energy. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में 3 फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, नेचर, उसके बाद सरफेस एरिया, उसके बाद कैटलिस्ट। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब लाइट। देखो भाई ये वाला जो फैक्टर है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे सिंपली अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में, और जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। तो ये केवल उनके लिए ही होगा ये फैक्टर, लाइट, एक्सपोजर टू लाइट कह सकते हो इसको, एक्सपोजर टू लाइट। तो वो रिएक्शन जो डार्क में नहीं हो सकती उनके लिए लाइट की प्रेजेंस उनके रेट को इंक्रीज, डार्क में उनका रेट स्लो होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में डार्क में उनका रेट स्लो होगा, लेकिन जैसे ही वो लाइट पे एक्सपोजर होगा उनका तो उनका रेट फास्ट हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फोटोकेमिकल, इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस एक्सपोजर या हम कहें प्रेजेंस ऑफ लाइट, presence of light increases the rate of reaction। चलिए भाई नेक्स्ट फैक्टर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये समझाया था कि क्यों इंस्टेंटेनियस रेट हमारे लिए यूजफुल होता है, क्यों सिर्फ वो हमारे लिए काम का है, एवरेज रेट हमारे लिए काम का नहीं है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। और एक चीज और ध्यान रखना, एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर, ये ऑर्डर क्या है ये भी आपको आगे चल के पता लगे, कोई वो ना हो, गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि उनके लिए जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो वहां तो कुछ फर्क आएगा ही नहीं अगर कंसंट्रेशन चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, और जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो फिर वो डिक्रीज कैसे होगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब एक तो यहीं से कंफर्म हो गया था हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो मैथमेटिकली जब हमने कहा था तो एक ये भी कहा था कि रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt, और नीचे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट था या रेट ये था, ठीक है। रेट जो होता है वो क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसका मतलब हमारा रेट भी चेंज होता है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे को एक्सप्लेन करने के लिए तो जस्ट एक सिंपल सी थ्योरेटिकल बात होगी, ये तो एक वो हो गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर जाता है। मैथमेटिकली उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं, थोड़ी उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम जब आपने पढ़ा था तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज आई थी, एक टर्म आई थी, लॉ ऑफ मास एक्शन। वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहती थी कि किसी भी रिवर्सिबल
रिएक्शन के लिए ए प्लस बी ए प्लस बी सपोज ये हमारे पास एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए इक्वल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो या इसके लिए जो रेट होगा वो इक्वल होगा के फॉरवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर सी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर डी वो उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये होगा इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट। या एक बार डेफिनेशन ही बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है उसकी, सॉरी उसने कहा था लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। वैसे तो ये एक्टिव मास होता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है, लेकिन सिंपली हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं इसको। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टेटमेंट अभी लॉ ऑफ मास एक्शन की। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे हम तो ये रिएक्टेंट का काम करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो ये रिएक्टेंट का काम करेंगे, तो इनके लिए जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब रिएक्टेंट ये हो जाएंगे रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा स्मॉल, ध्यान रखें वो के जो मैंने लिखा है वो स्मॉल लिखा है, क्योंकि कैपिटल जो होता है वो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये रेट कांस्टेंट ये उससे अलग है, दिस इज रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं। दिस इज सिंपली रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो फॉरवर्ड लेंगे तो इसको मैं सिंपली के एफ लिख दूंगा, बैकवर्ड में क्योंकि ये इधर बैकवर्ड में होगी तो इसको के बी लिख देंगे। अब देखिए उसी टाइम पे एक कांस्टेंट डिफाइन होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर दे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर दे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर यहां से हम निकालें तो ये क्या होगा भाई, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, या इसको लिखे, इसको जो वैल्यू लिखेंगे आप तो क्या आएगा, ये रेट बाय के बी, और जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा ऊपर के एफ आ जाएगा और ये रेट हो जाएगा, रेट सेम रहेगा कैंसल आउट हो जाएगा और दिस विल गिव के एफ बाय के बी। यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट